नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, समय बड़ा कम बचा है आप लोगों के पास, तो इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों की जो डेली की क्लास है, डेली की जो रूटीन है, उसमें एक और स्टेप आगे बढ़ने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो दोस्त, इस समय बड़ी व्यस्तता चल रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों का कोई नुकसान ना हो, इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर आप लोगों के पास जरूर आ जाते हैं, आप लोगों का हालचाल लेने जरूर पहुंच जाते हैं, ठीक है, ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। भाई, हमारा काम तो इम्पोर्टेंट है ही, काम तो किया ही जा रहा है, लेकिन उसमें से जब समय निकालेंगे, समय निकालना पड़ता है, तो समय निकाल कर आपसे मिलना भी हो जाता है। तो चलिए दोस्त, देर ना करते हुए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपका टॉपिक इस समय चल रहा है वो मिसलेनियस टाइप का चल रहा है, जिसमें आपको गद्यांश पद्यांश के साथ शिक्षण भी मिलेगा। गद्यांश पद्यांश के साथ शिक्षण भी जब मिल रहा है तो दोनों साथ में हल करते हैं, और कैसे हल करते हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हैं, उनको भी देखा जाए। और बिना प्रयास के दोस्त कुछ नहीं होने वाला है, तो प्रयास करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं तो समझिए अपने आप को आप क्या कर रहे हैं, बहला रहे हैं, सिर्फ अपना मन बहला रहे हैं पढ़ाई करने में। तो ऐसा कार्य ना कीजिए कि आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो चलिए, यहाँ तक हम लोगों का हो गया था, और ये वाला जो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन हल करना था। तब तक हम पेन ले लेते हैं, आप इसका उत्तर दीजिए, और उत्तर में ये बताइए कि उत्पादक कौशल कौन होते हैं। उत्पादक कौशल कौन कौन से कौशल होते हैं, ठीक, ये आपको बताना है। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न का राइट आंसर देंगे, जरा सा भी गलत नहीं करेंगे, जरा सा भी हिचकेंगे नहीं इस प्रश्न का आंसर देने में, ठीक। चलिए शुरू किया जाए फिर। ये रहा आपके सामने, पहले इसके थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूं। और हाँ, देख लीजिए, पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पूर्णतः निःशुल्क चैनल। सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जब मैं आपसे प्रश्न पूछूं, प्यार से उसका एक कमेंट कीजिए। अगर ठीक है, आपका प्रश्न सही है, आपका विकल्प सही है, तो आप ये मानिए कि आप एकदम सही राह पर चल रहे हैं। और जरा सा भी इधर उधर हो रहा है तो बस ये मानिए कि सर के साथ रहेंगे तो हमें भी सही रास्ता मिल जाएगा। और हमारी मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक जरूर देके जाया कीजिए। तो चलिए, आज का प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर दीजिए और देखते हैं। पहला प्रश्न, उत्पादक कौशल। पहला प्रश्न क्या है, उत्पादक कौशल। अब उत्पादक कौशल में मेरे दोस्त ये बताइए कि कौशल कितने होते हैं। कौशल कितने होते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौशल जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। चार कौशल होते हैं। चार कौशल कौन कौन से होते हैं, L, S, R, W, ये चार कौशल आपके होते हैं। चारों कौशल में से इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में हमेशा ऐसे ही आपको दिखाता हूं, चाहे हिंदी देखिए चाहे आप इंग्लिश देखिए। शुभोपलि, शुभोपलि। शुभोपलि का क्या मतलब हुआ दोस्त, तो सु का मतलब सुनना, L मतलब लिसनिंग, S मतलब स्पीकिंग, वो मतलब बोलना, ये देखते रहिए, वो मतलब बोलना। अब R मतलब रीडिंग, रीडिंग का मतलब पढ़ना, पढ़ना अगर संस्कृत में कहें तो इनको संस्कृत में अगर हम कहें तो ये देखिए, ये है श्रवणम, ये है श्रवणम, ये है भाषणम, ये क्या है, भाषणम, भाषणम, या इसी को कहते हैं वाचनम, ठीक, इसी को कहते हैं वाचनम। और उसी के साथ रीडिंग, रीडिंग को हम पढ़ना, पढ़ने को क्या कहेंगे, पढ़ने को कहते हैं पठनम, क्या कहते हैं, पठनम। और इसी के साथ ये राइटिंग, राइटिंग का मतलब क्या होता है, लिखना, लिखने को क्या कहते हैं, लेखनम, ठीक, लेखनम कहते हैं। ये जो है चारों कौशल, और चारों कौशल में आपको ये कौशल नहीं बताने हैं, ये इनका क्रम है। ये कितने होते हैं, चार होते हैं। इनका क्रम क्या है, ये है, इनका क्रम क्या है, ये है, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। पहले कोई बच्चा पढ़ने का, सुनने का कार्य करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सुनने का कार्य करता है, वो कुछ बोल नहीं पाता है।
उसके बाद जब सुनता है, अनुकरण करता है आपका, अनुकरण करने के बाद आपके अनुक्रिया में, वह प्रक्रिया में आपके वही जो आप बोलते हैं उसका क्या करता है, उसका भाषण करता है, उसको बोलता है, उसका वाचन करता है, ठीक है, उसको बोल लेता है। पहले आपने क्या किया, सुना, फिर बोला, सुनने के बाद बोला, सुनने के बाद जब बोला तो फिर उसके बाद आप पढ़ना सीखेंगे। क्या सीखेंगे आप, पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि आपने बोलना सीख लिया। जब बोलना सीख लिया है तो किसी घर के सदस्य, घर में जो सदस्य होते हैं, भाई बहन माँ बाप जो भी होते हैं, उनका अनुकरण करके आप पढ़ना सीखते हैं। पढ़ना सीखते हैं, फिर उसके बाद आपका जो फाइन मोटर कौशल होता है उसको, उस स्किल को डेवलप करते हैं, यानी कि लिखना। फाइन मोटर स्किल मैंने इसलिए बोल दिया कि पीछे प्रश्न आया हुआ है। फाइन मोटर स्किल छोटे कार्यों में अपने जो छोटे छोटे अंग हैं उनको उसमें क्या करना, संलग्न करना, मतलब उनका प्रयोग करना, ठीक है, उनका प्रयोग करना, तो वही होता है फाइन मोटर स्किल, मतलब सूक्ष्म मोटर कौशल। ठीक, तो चलिए ये 4 कौशल आपके हो गए, और इस पर अब इनमें से आपको ये देखना है कि इसमें से आपके 2 कौशलों में विभाजित करता है। फिर इसको कितने कौशल में विभाजित करता है दोस्त, तो इसको 2 कौशलों में विभाजित किया जाता है। एक होता है उत्पादक कौशल, उत्पादक कौशल, एक होता है ग्रहणात्मक कौशल, अर्जन कौशल या ग्रहण कौशल, इसी को कहते हैं क्या, ग्रहण कौशल। ठीक, अब ये जो ग्रहण कौशल है इसी का नाम आपको मिल जाता है, कौन सा कौशल, ग्रहण कौशल, अर्जन कौशल, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, अर्जनात्मक कौशल या अर्जन कौशल, ग्रहण कौशल या ग्रहणात्मक कौशल, ग्रहणात्मक कौशल या अर्जनात्मक कौशल, इसी को उत्पादक कौशल को अभिव्यक्तात्मक कौशल, एक मिनट, क्या कहते हैं, तो अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्ति कौशल इसी को कहते हैं। अब आप अभिव्यक्त कहिए या अभिव्यक्तात्मक कौशल कहिए, यानी कि अपने भावों को किसी के समक्ष प्रकट कर पाना, किसी को समझा पाना, अभिव्यक्त करना, अपने भावों अपने विचारों को प्रकट करना। तो किससे प्रकट करेंगे आप, या तो बोलकर या तो फिर लिखकर। आप अपने भावों को किसी के समक्ष प्रकट करना है, तो जैसे मैं बोलकर प्रकट कर रहा हूं और लिखकर प्रकट कर रहा हूं, यही है अभिव्यक्तात्मक कौशल, यही है उत्पादक कौशल। उत्पादक कौशल का मतलब कि हमारे जो विचार उत्पन्न होते हैं, विचार जो उत्पन्न होते हैं उसी को उत्पादक कौशल कहा जाता है। तो अब मैंने आपको यहाँ बता ही दिया, बातों बातों में ही बता दिया कि क्या होता है, क्या होते हैं। ठीक, देखिए, तो ये जो उत्पादक कौशल है ना मेरे दोस्त, इसमें आपको भाषण मिलेगा। क्या मिलेगा, भाषण, मतलब बोलना, बोलकर समझा सकते हैं अपनी बात को। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, लेखनम, यानी कि लिख कर समझा सकते हैं। और ये जो होता है अर्जन कौशल, अर्जनात्मक कौशल या ग्रहणात्मक कौशल, ये कौन से होते हैं, आप ग्रहण कर सकते हैं किसी के भावों को पढ़कर, जिसको हम कहते हैं पठनम। और दूसरा क्या कर सकते हैं, अब सुनकर, किसी के बातों को सुनकर, श्रवण कौशल, यानी कि श्रवण, क्या हो गया, श्रवण। तो आप बताइए, आप, मैंने इनको अलग अलग कर दिया, मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मैंने दे दिया है। अब इसमें कुछ खास बचा नहीं है, इनके जो उद्देश्य हैं ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरे प्रीवियस सेशन को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इससे बेहतर कोई समझाने वाला नहीं मिलने वाला है। अगर समझा दे भैया तो उससे समझ लीजिएगा, क्योंकि उससे बेहतर फिर कोई नहीं होने वाला है। ठीक है, इतने आसान शब्दों में, इतने अच्छे से, ना घात पात कोई, ना किचिर पिचिर कोई, एकदम शुद्ध शब्दों में मैंने आपको समझाया। ठीक, चलते हैं। तो इसका जो हो जाएगा भाषण और लेखन जहां होगा वही इसका उत्तर होगा दोस्त। तो अब देखिए, मैं इसको साफ कर रहा हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ये जो चीजें मैंने लिखा है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब मैं साफ कर रहा हूं।
आइए तो इस प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पर अब बताइए, बोलना और लिखना कहाँ है? संभाषण मतलब बोलना और लेखनम मतलब लिखना। ठीक हो गया, तो ये रहा इसका उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17वां है और मैं जो हल करता हूं जिस तरह से उस पर। तो ये देखिए, शिक्षिका केनापि शब्देन विना छात्रैः सह संप्रेषण करोति एवं सह करोति। क्या करोति भाई? तो क्या कर रही शिक्षिका जो है वो बिना जो शब्द हैं, कोई शब्द जो है बिना छात्र के सहयोग के संप्रेषण करती है, मतलब कि स्वयं उसका उच्चारण कर रही है, स्वयं उसका क्या कर रही है? उच्चारण कर रही हैं। तो क्या करने का प्रयोग कर रही हैं? तो शाब्दिक संप्रेषण का कार्य कर रही है, मौखिक संप्रेषण का कार्य, लिखित संप्रेषण। मौखिक और लिखित तो हटा ही दीजिए, दो हट गया, बचे दो। अब दोनों में से उत्तर आपको देना है। तो ये क्या हो गया? शब्देतर। क्या हो गया? शब्द से इतर समझाने का प्रयास, बिना किसी शब्द के छात्रों के सहयोग लेकर वो क्या कर रही है? बिना किसी शब्द के छात्रों का प्रयोग करें, शब्द से इतर की बात कर रही हैं। शब्द से इतर का मतलब शब्द से हटकर, शब्द से हटकर समझाने का प्रयास, शब्दों से हटकर। शब्देतर, शब्देतर का मतलब शब्द से हटकर समझाने का प्रयास कर रही हैं। यही इसका क्या है? इसका उपयोग कर रही है वो, शब्दों से हटकर बच्चों को समझाने का प्रयास करना है। देखिए केना शब्देन बिना छात्र, ऐसा शब्दों के बिना छात्रों के साथ संप्रेषण का कार्य कर रही हैं। संकेतों के द्वारा कर रही होंगी, फ्लैश कार्ड के द्वारा कर रही होंगी, शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा कर रही होंगी। जरूरी थोड़ी है शब्दों का ही प्रयोग किया जाए। ठीक, तो चलिए ये उत्तर हो गया आपका। अगला अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा छोटा करेंगे भाई, क्या दिक्कत है? ये इतना छोटा नहीं करेंगे, ऐसा करिए कि आ जाए दोनों तरफ। प्लीज, हो गया। अब बताइए, सिंहस्य विषय एका कथाम पठित्वा, मतलब सिंह नाम का एक चैप्टर है, एक पाठ है, उसको पढ़ करके शिक्षिका छात्रान निर्देशक भगवान स्वयं आरण्य सिंह अस्ति इति मनसि विचारस्य कथां श्रावयतु इति एवं स किम विकसितु प्रयत्न करोति। मतलब क्या है? पहले उनको शेर के बारे में कहानी बताई गई, फिर शिक्षिका ने कहा कि अगर तुम जंगल के शेर होते तो क्या करते, इसको अपने विचारों द्वारा लिखने का प्रयास करो। तो जब तुम खुद शेर होते तो क्या कर देते भाई? पता नहीं क्या क्या करते। जितने बालक हैं उतने ही प्रकार के दिमाग चलाते और आराम से लिखने का प्रयास करते, क्योंकि आप लोग व्यक्तिगत विभिन्नता और लक्षण जानते ही हैं, इससे आप समझ चुके होंगे। तो आप इसमें कौन से कौशल का विकास हो रहा है? तो ये बताइए, रूपांतरण कौशल का क्या सृजनात्मक। अब देख लीजिए, उत्तर तो आपका यही मिल गया है, उत्तर आपका यही मिल गया है, सृजनात्मक कौशल का विकास। मैंने कहा कि जब बच्चे को कुछ सिखाकर आप उसके ऊपर छोड़ रहे हैं, या तो आप रचनात्मक विकास करेंगे या तो आप सृजनात्मक का विकास करेंगे, जिससे बच्चे अपना मंतव्य प्रकट करेंगे, अपने विचारों को प्रकट करेंगे, अपने तरीके से वो वाक्य लिखेंगे, भले ही टूटा फूटा लिखें भाई, उनका वाक्य शुद्ध ना हो चलेगा, लेकिन उसने लिखने का प्रयास किया, प्रयास एवं त्रुटि का प्रयोग किया, सिद्धांत का प्रयोग किया। ठीक, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रयोग किया, और जब इस सिद्धांत का प्रयोग किया यानी कि बच्चे ने सीखने का प्रयास किया, नए कौशल का विकास किया। ये रहा आपका उत्तर, इससे बेटर उत्तर नहीं मिलने वाला है। बाकी तीनों के तीनों जो होंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग से ग्रसित होंगे, कोई ना कोई दोष होगा उसमें। रूपांतरण अनुवाद से नहीं है, पटनस से नहीं है, पटनस लेखक से, भाई ये तब हटा दीजिए सब। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ भाई। ये देखिए, भाषा अधिगम अधिग्रहणे अधिग्रहणयो मतलब लर्निंग एंड एक्विजिशन मध्य क भेदा, मतलब दोनों के मध्य में अधिगम और अर्जन। ये देखिए, एक हो जाएगा आपका अधिगम जिसे आप लर्निंग कहते हैं, और एक हो जाएगा अर्जन, अर्जन यानी कि अधिग्रहण, अधिग्रहण। ठीक, ये हो गया, ये ग्रहण लिख लीजिएगा सही से थोड़ा। ठीक,
ये बना दे रहे हैं अधिग्रहण। ठीक, तो अब इसमें से आप देखिए अधिगम, अधिगम प्रयास जन्य होता है, इसे हम लोग सीखते हैं। अधिगम लर्निंग का क्या मतलब होता है, मैं आपको सिखा रहा हूं, आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी कार्य अगर आप सीख रहे हैं, कोई भी कार्य अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लगाकर कुछ अपना टाइम समयबद्धता के साथ सीख रहे हैं तो उसे कहते हैं अधिगम। अपना निश्चित टाइम निकाल रहे हैं, निश्चित समय दे रहे हैं, निश्चित तरीके से सीख रहे हैं, परंपरागत तरीके से सीख रहे हैं। परंपरागत तरीके से, सबसे मेन पॉइंट परंपरागत तरीका, यानी कि नियम से सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो आपका क्या है, वो आपका अधिगम है। ठीक, और ये प्रयास जन्य होता है, मतलब इसको सीखने का प्रयास किया जाता है, प्रयास जन्य होता है। मैं इसलिए लिख देता हूं ताकि ये आपके उसमें मैच कर जाए थोड़ा सा। अर्जन, अर्जन का मतलब होता है ये साहजिक होता है भाई, ये सहज ही सीख में आ जाता है, ये सहज ही सीख में आ जाता है, अपने आप आपके अंदर वो स्वाभाविक गुण होता है जिसे वह निखर कर आपके सामने आ जाता है। ठीक, तो अर्जन क्या हुआ, अर्जन स्वतः ही परिवेश के आधार पर आपके अंदर वह गुण विद्यमान रहता है और सामने आ जाता है, लक्षित होने लगता है, दिखने लगता है। लेकिन अधिगम, अधिगम आपको नियम व परंपरागत होकर सीखना पड़ता है, दोनों में यही अंतर। ठीक, अब बाद में कहीं मिलेगा तो आपको इससे भी बेटर सिखाएंगे, आप प्रीवियस क्लासेस देखेंगे, इससे बेटर समझाकर छोड़े हुए हैं, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी आपकी। अभी तीसरा ही प्रश्न आपका ले रहे हैं, तीसरा या चौथा ही प्रश्न ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, उभय, उभय नहीं साहजिक होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसलिए उभय वाले तो कट गए, उभय वाले कट गए। अधिगम प्रयास जन्य होता है और अधिग्रहण जो होता है वो साहजिक होता है, अधिग्रहण साहजिक होता है। हाँ, तो ये देखिए, ये सी वाला सही होगा, अधिगम प्रयास जन्य होता है ना कि अधिग्रहण। अधिग्रहण प्रयास जन्य थोड़ी होता है, अधिग्रहण जो होता है वो साहजिक होता है, ये उल्टा हो गया है इसका, तो ये ऊपर वाला सही हो गया, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो गया, अधिगम प्रयास जन्य, अधिग्रहण साहजिक। ठीक है, चलिए आगे चले। तो दोस्त कैसी लग रही है क्लास, कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि मैं आपको सिखाने का प्रयास आपके तरीके से करना चाहता हूं। कैसी लग रही, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है? और बताइए तो क्या हाल है, खाना वाना खाया? चलिए देखिए, लोग क्लास के ही टाइम मैसेज करते हैं, क्लास के ही टाइम फोन करते हैं, कमेंट कीजिए ना, मैसेज क्यों कर रहे हैं, कमेंट कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है भाई, विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्, विद्यालय शिक्षण में पहली भाषा क्या होती है, तो मेरे दोस्त पहली भाषा जो होती है बच्चे की वो उसकी मातृभाषा होती है। पहली भाषा उसकी क्या होनी चाहिए, उसकी मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा से जोड़कर, अब ये मातृभाषा के साथ साथ प्रांतीय भाषा भी कहीं आपको मिलता है, क्या मिलता है, प्रांतीय भाषा, जिसको बच्चा सहज रूप से सीखने का प्रयास करता है। फिर उसके बाद आपकी होती है हिंदी भाषा, उसके बाद क्या होती है, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा के साथ फिर क्या होती है, इंग्लिश भाषा, ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है, ये हो जाए। तो तीन भाषाएं होती हैं। त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र किसने दिया है दोस्त, तो मैंने आपको बताया हुआ है, त्रिभाषा सूत्र आपका कोठारी आयोग, त्रिभाषा सूत्र किसने दिया है, तो ये आपके कोठारी आयोग, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था, ये जरा बता दीजिएगा हमको, सत्र आप बता दीजिएगा, ठीक है, सत्र बता दीजिएगा मेरे दोस्त कमेंट करके, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि इसमें से जितने लोग 100% में से 25% लोगों को ही उम्मीद कर रहा हूँ कि याद होगा, तो जितने लोगों को याद है वही कमेंट कर दीजिए, उसके बाद में बता देना। इसमें क्या हो गया, मातृभाषा तो देखिए वही बात दी गई है, ठीक, वही बात दी गई है, पहला ही हो गया, उसके बाद हिंदी भाषा होता है, उसके बाद राज के लिए क्या, हटाइए, चलो आगे चले। ये रहा प्राथमिक स्तरे कवितायां प्रयोजनम अस्ति,
कविता का प्रयोजन प्राथमिक स्तर पर किसके लिए किया जाता है, किसके लिए उसकी प्लानिंग की जाती है, जरा बताइएगा। मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा। यानी कि तुक लय ताल छंद रस, तुक लय ताल छंद रस, रस का मतलब आनंद, आनंद जहाँ हो लगा लीजिए, मिलके आ जाएगा उत्तर। तो विभिन्न भाषा कौशल से अनुप्रयोग अधिक प्रयोग नहीं है, अधिक प्रयोग क्या होगा, नहीं होगा मेरे दोस्त। मैं कह रहा हूँ जल्दी से लगा के निकल जाइए। अलंकार की सिर्फ अलंकार थोड़ी है, शब्दावली ज्ञानवर्धनस्य कविताया संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य च। अब देख लीजिए, तालस्य का मतलब है तुक लय ताल छंद, तुक लय ताल, और उसके बाद अनुप्रासस्य का मतलब ये हो गया छंद, अनुप्रासस्य का मतलब क्या हो गया, छंद से हो गया, और उसके बाद आनंद का मतलब हो गया रस से। ठीक है, इन सब का समावेश किया जाता है कविता में, इन सब का समावेश किया जाता है कविता में, जिससे बच्चों को बड़ा ही आनंद मिलता है, बड़े ही मगन होकर बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं। और कक्षा में बच्चे आनंद पूर्वक अगर सीख रहे हैं तो बहुत सक्रिय तरीके से सीखेंगे और उनका ज्ञान वर्धन होगा, सिखाने का बेस्ट फॉर्मूला। ठीक, मैंने बताया हुआ है, पहले समझाया हुआ है, इसलिए जल्दी से आगे चलने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रीवियस क्लासेस जरूर देखा कीजिए। ये देखिए, अब आ गया आपका क्या, गद्यांश। आपका क्या आ गया मेरे दोस्त, गद्यांश आ गया। अब गद्यांश आ गया तो जरा इसको ध्यान से आप देखेंगे मेरे तरीके से। मैंने कहा सरसरी निगाह से आप इसको क्या करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। सरसरी निगाह से सभी शब्दों को देखें। आप स्किमिंग करेंगे ना, क्या करेंगे, स्किमिंग करेंगे कि स्कैनिंग करेंगे। मैं कहूंगा आप स्कैनिंग कीजिए, स्किमिंग मत कीजिए। स्किमिंग का मतलब होता है पूरा आप गंभीरता से पढ़िए, गंभीरता से पढ़ने का समय पेपर में नहीं होता है। यहाँ है आपका स्कैनिंग। स्कैनिंग का क्या मतलब होता है, तो स्कैनिंग का मतलब होता है कि सरसरी निगाह से देखकर आगे बढ़िए। देख लीजिए, शब्दों को देखिए। कस्मिन स्थाने दवे द्वे नारियों, दो नारियों की बात की गई है, तो दोनों में परस्पर महाप्रीति, महाप्रीति थी। महाप्रीति का मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें उन लोगों में प्रेम था। लेकिन कालांतरे तयो मध्य एकस्य पुत्रस्य विषय महान कलह अजायते। कल नहीं है भाई, ये कलह है, महान कलह अजायते। ठीक है, कलह अजायते। ठीक है, कलह मतलब उन दोनों में झगड़ा हुआ। अब ये झगड़ा हुआ तो मुझे तो कहानी याद आ गई है, मुझे पूरी कहानी याद आ गई, लेकिन इसमें से नाम से होगा ना। सरला अयम मम पुत्र इति सक्रोधम उद्घोषवा विमला नाम अयम तव। ठीक, अपितु इतथ क्रमे कलह चर्मावस्था, चर्मावस्था मतलब बहुत विवाद हो गया उनका। पराकाष्ठा गते, विवादे पराकाष्ठा गते, मतलब कि बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया, बहुत ज्यादा द्वंद्व हो गया कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। दोनों में ऐसा झगड़ा होने लगा। जब दोनों में ऐसा झगड़ा होने लगा तो वो देखिए न्यायाधीश के पास गए। कहाँ गए, न्यायाधीश के पास गए। और न्यायाधीश के पास जाने के बाद न्यायाधीश उभयम विपक्षम, मतलब दोनों का बात सुनता है, दोनों की बात सुनने का प्रसन्नता पूर्वक अनुभवती ज्ञातव्यम। ठीक है, अधिक अभ्याम प्रसन्न। इसमें देखिए जाते हैं ना, तो ये तो मुझे कहानी ही याद आ गई पूरी, मैं कहानी आपको बता दे रहा हूँ। दोनों लोग न्यायाधीश के पास जाते हैं, न्यायाधीश में दोनों लोग कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। दो नारियां हैं इसमें, दो नारियां हैं इसमें, दोनों का कहते हैं कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। न्यायाधीश के पास जाती है, न्यायाधीश भी क्या करे भाई, कैसे पहचाने कि उसकी माता कौन है। बच्चा छोटा है, पहचान भी नहीं पाएगा, बता भी नहीं पाएगा कि ये मेरी मम्मी, ये मेरी मैया है, कैसे बताएगा। तो राजा दिमाग लगाता है कि एक काम कीजिए, इस पुत्र को आधा आधा दोनों लोगों में बांट दीजिए, मतलब अलग कर दीजिए काट कर। अब बताइए, काटेंगे तो बच्चे की जान चली जाएगी। अब इसमें जो माँ होगी वो यह सोचेगी कि यार किसी तरह से मेरे बच्चे की जान तो बची रहे, बच्चा चाहे जहां है, तो यही सोचती है वो। और यही सोचकर उस बच्चे की जान की क्या कर देती है, कहती है कि मुझे बच्चे की जान चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए। और दूसरी जो बच्ची औरत होती है उसको क्या फर्क पड़ता है, बेटा तो उसका था नहीं, आधा मिले पूरा मिले क्या फर्क पड़ता है। तो वो
अपनी निर्दयता दिखाती है और वो मार्मिकता दिखाती है। यही निर्दयता और मार्मिकता के आधार पे ही राजा उस पर फैसला करता है, मार्मिकता की तरफ जाके झुक जाते हैं। तो मार्मिकता उसी के पास आती है जो उसकी माँ होती है। ठीक है, तो मार्मिकता का क्या मतलब होता है? दयालुता, दयालु। ठीक, तो अब इसमें यही बात है, त्यक्त्वा नैसर्गिक सरलय मोहन अतः सरलयो मोहनस्य माता इत्येव अस्य वादस्य निर्णय। सरला उसकी माता निकलती है। ये देखिए, मैं ये लाइन पकड़ा हूँ, ये लाइन बड़ी अच्छी मिली है। मतलब सरला और विमला दो नाम है। विमलाया पक्ष न विचार योग्य, उसका पक्ष विचार योग्य नहीं है। न्यायाधीश से बुद्धिमाना सरला स्वपुत्र पुनः प्राप्य बहु प्रसन्ना अभवत। ये देखिए, सरला का पुत्र है, आप इतना जान लीजिए। इस कहानी, इतनी बड़ी कहानी है, उसका मैंने मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ, आपको स्कैन करके बता रहा हूँ कि ये न्यायाधीश के पास मामला जाता है। सरला और विमला दो औरतें हैं। मोहन लड़के का नाम है, बच्चे का नाम है मोहन। ठीक है, मोहन बच्चे का नाम है, तो विमला का पुत्र नहीं है, सरला का पुत्र है। इतना जान गए। अब इसी पर पूरा आपका ये जो कहानी है नीचे की, वो आपको आसानी से हल हो जाएगी। प्रश्न जो है वो हल हो जाएंगे। लीजिए, नारी इत पद से पर्याय हो। अब इसके लिए तो आपको अनुच्छेद पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पनस भाई स्त्री का करना है ना, तो महिला, महिला ही उसका क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया। इसमें बताने की क्या जरूरत है भाई? इसमें तो मैं नहीं रुकूंगा। गद्यांश में उच्च स्वरेण इति पदस्य कृत, मतलब भाई जोर जोर से झगड़ा होगा तो उच्च स्वरेण होगा ही। उच्च स्वरेण का मतलब है तेज स्वर में। तेज स्वर यहाँ क्या दिख रहा है? चौरेण है, मंद स्वरण है, सन्यासीना, इससे कोई मतलब नहीं। तार स्वर है, तार का मतलब है तारतम्यता होती है ना, तारतम्यता की वजह से स्वर तेज होता है। तो वही बात है कि ये इसका उत्तर बन जाएगा। इसने पूछा है इसके लिए कौन सा प्रयोग, उच्च स्वर के लिए कौन सा प्रयोग है? तो तार स्वरेण। ठीक, तारे स्वरेण। चलिए, ये हो गया इसका उत्तर। तो जल्दी से हम भी चलने का प्रयास करेंगे क्योंकि भाई समय थोड़ा सा हमारे पास भी कम है। तो सरला विमलयो मध्य कस्मिन विषय कलह, किस विषय में सरला और विमला के मध्य में झगड़ा हुआ था? पुत्र को लेकर ना। पुत्र से कहा है भाई? पुत्र विषय। ये देखिए, ये देखिए भाई, इतनी आसानी से, इतनी जल्दी जल्दी प्रश्न लेकर आपके सामने हम हल कर रहे हैं। बताइए, वहां जाने की कोई जरूरत पड़ रही? वैसे तो हमें कहानी भी याद है, आपको भी कहानी याद होगी अगर आपने पढ़ा होगा सही से तो, लेकिन कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। विवाद से निर्णय पुत्र गत वत्यो। अब उसके लिए, हाँ, विवाद जो हुआ उसके निर्णय के लिए कहाँ पर जाने का गए थे वो लोग? कहाँ पर गए थे? ये देखिए, न्यायालय है, तो न्यायालय गए थे ना, नदी थोड़ी गए थे। नदी के तीरे जाएंगे, बाजार में जाएंगे, स्वभावना अपने अपने घर जाएंगे। अपने अपने घर पे कहाँ निर्णय मिलेगा? बाजार में कहाँ मिलेगा? नदी पर कहाँ मिलेगा? भाई न्यायालय में मिलेगा ना, न्यायालय में ही तो मिलेगा, कोर्ट में ही तो मिलेगा, कोर्ट में ही तो मिलेगा। ठीक, चलिए, कहते हैं ना अदालत, अदालत। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखिए, बालकम विभज्य, देखिए बालक को आधे आधे भागों में बांट दीजिए, ऐसा स्वीकार किसने किया? इति क अबोध, मतलब उनको आधे आधे भागों में बांट दीजिए, ये किसने आदेश दिया था? भाई कौन आदेश देगा? न्यायाधीश आदेश देगा ना। न्यायाधीश का मतलब कौन? जज साहब। कौन भाई? जज साहब। जज साहब ने उसको क्या किया? बोला कि एक बच्चा है, एक क्या है? बच्चा है, उसको आप आधे आधे भागों में बांट दीजिए। क्या कीजिए? इनसे आधे भागों में बांट दीजिए। तो बांट कर इन दोनों को विभाजित करके दे दीजिए। किसने बोला? न्यायाधीश ने बोला। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कितना मजा आ रहा है हल करने में। अहम अस्य बालकस्य जीवनम याचे, मैं इस बालक की जिंदगी चाहती हूँ, इस बालक का जीवन चाहती हूँ, इसे आधा ना कीजिए, ये मुझे स्वीकार नहीं है। किसने कहा? जिसका पुत्र था। जिसका पुत्र था, मैंने अभी बताया किसका पुत्र था, तो विमला का पुत्र तो था नहीं। और वैसे ऑप्शन में ही नहीं है भाई। भाई कपोता कहाँ आ गया? कबूतर कहाँ आ जाएगा वहां? और न्यायाधीश, न्यायाधीश तो आदेश दिए थे ना। काका, काका मतलब कौवा कहाँ आ जाएगा? ये देखिए, सरला, सरला, मैंने कहा ना विमला का पुत्र ही नहीं है।
तो विमला चाहे कुछ भी कीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो सरला का पुत्र था, इसलिए ये जीवन मांगती है उसका कि मेरा पुत्र कम से कम जीवित तो रहे। किसी का भी पुत्र रहेगा, आपके जो माता पिता हैं वो बताइए, आपको कोई मारने की बात करेगा तो वो क्या करेंगे, कहेंगे भाई किसी तरह से इतनी विनती, इतना याचना करेंगे, इतना निवेदन करेंगे कि आपका जीवन बख्श दें, और आप उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए हमारे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आए हुए हैं, ताकि उनका सपना पूरा हो जाए, उनके सपने के साथ साथ आपका भी सपना पूरा हो जाए, आप सफल हो जाएं और कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है, और आपका जीवन आनंद है, और हमारा भी यही क्या रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। आइए प्रश्न देखते हैं अगला। अनुच्छेद दीर्घायु। दीर्घायु का क्या मतलब होता है। दीर्घायु का मतलब चिरंजीवी भव। चिरंजीवी भव का मतलब क्या होता है, उम्र ज्यादा होना। उम्र ज्यादा होना। किम पद प्रयुक्त, कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है मेरे दोस्त, इसके लिए कौन सा पद प्रयुक्त होगा, तो जरा बताइए। चिरायु। ये देखिए चिरंजीवी, अभी मैंने बोला चिरंजीवी, चिरंजीवी होने का भी मतलब वही होता है, चिरंजीवी का भी मतलब वही होता है, चिरायु का मतलब भी होता है। चिर का मतलब ज्यादा, आयु का मतलब आयु, उम्र ज्यादा होना, इसमें से बाकी कोई अर्थ नहीं दे रहा है। चलिए, इतना आसान आसान सा प्रश्न दे और आप ना हल कर पाओ, भाई ये आपकी क्या होगी, गलती होगी। तो न्यायाधीश से निर्णय सरला कस्य वास्तविकी माता हो। देखिए न्यायाधीश से निर्णय सरला कश्य वास्तविक माता, ये देखिए उल्टा हो गया। यहाँ पे ये होना चाहिए था, यहाँ पे अभी देखिए यहाँ होना चाहिए कश्य नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था मोहनस्य, मोहनस्य का वास्तविक माता। ठीक, तो मोहनस, मोहनस मतलब लड़के का जो पुत्र था, पुत्र मतलब मोहन, उसका नाम मोहन था, उसकी माता कौन है, अभी जो मोहन है यहाँ पे, तो मोहन को हटाकर यहाँ पर आना चाहिए था सरला। तो हमारे जो महोदय हैं टाइपिस्ट, उन्होंने उल्टा कर दिया, सरला उसकी माता थी और वास्तविक माता यही थी, और यही उत्तर बनना चाहिए था भाई, बाकी कोई इसमें है नहीं। ठीक, अपना भी दिमाग लगाया कीजिए भाई, पेपर बना जो हमारे टाइपिस्ट महोदय हैं, उनका शब्द वहां से उठकर यहाँ आ गया, यहाँ से उठकर वहां पर आ गया, बस यही बात थी। उत्तर को उन्होंने प्रश्न में डाल दिया, प्रश्न को उत्तर में डाल दिया, यही थोड़ी सी दिक्कत थी, मैंने सही कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर लास्ट आपके समक्ष रहा, बहुप्रसन्ना इति पदस्य विलोम शब्दस्य। बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई, तो इसका यही तो अर्थ है, इसका उल्टा करना है, इतना दुख, बहुत दुख, इतना दुख, ये दुख काहे नहीं खत्म होता। आइए देखते हैं। बहुभाषणी कहाँ भैया, बहुभाषणी कहाँ जाएंगे ना, बहुसुखी जाए, सुखी थोड़ी, ये तो विलोम शब्द पूछ रहा है ना, ये तो इसका पर्याय हो गया, बहुभाषणी नहीं होगा, बहुभोजी नहीं होगा, अब बचा क्या, बहु दुखी, तो बहुदुखी इसका उत्तर हो गया भाई। मेरी यही विनती रहेगी आपके आराध्य देव आराध्य से कि आपका जीवन हमेशा सुखमय हो, दुख आपके नजदीक ना जाए, आप हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्पर रहें और अपना सफलता आपके कदम चूमें। ठीक है दोस्त, हमेशा आप कठिन परिश्रम करेंगे, सफलता आपके निश्चित है कदम चूमेगी, क्योंकि जो परिश्रम करता है दोस्त, सफलता उसकी दीवानी होती है। ठीक है, जैसे आप अगर खूबसूरत हैं तो महिला मित्र आपकी दीवानी होती हैं, उसी तरह से यदि आप परिश्रमी हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, तो सफलता आपकी दीवानी हो। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही ज्ञान, बाकी जो भी होगा अगले दिन आपके समक्ष उपस्थित होंगे लेकर। आज के लिए इतना ही दोस्त, विदा चाहते हैं।